आपके लिए क्या ट्रेनिंग है? फैमिली के लिए तो आई एग्री, आप दोनों ने कहा कि रिट फैमिली की एंड बात, फैमिली कैसे इज्जत और एहतराम के साथ अपनी बात मनवाती है, प्राइमरी। सेकेंडरी ये कि आपको थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप ड्रग नहीं अरेंज कर सकते और सिर्फ रोगों से नहीं मिल सकते, ये इसका ये कोई मकसद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड कर देना, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट से निकलते हैं तो यू आर मोर वल्नरेबल, आप ज़रा ज़्यादा, एंजाइटी भी थोड़ी होती है और बाहर का माहौल आप पे कैसा इम्पैक्ट करेगा ये भी अभी इतना श्योरिटी के साथ आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो वो एक जो चीज़ है उसको हम कहते हैं कि फ़ोन ज़रा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है, चूँकि अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल नहीं होता, तो उस पर एक वल्नरेबिलिटी है जिसको हम फॉर सम रीज़न चाह रहे होते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स ने फैमिली की बात नहीं मानी और फ़ोन का इस्तेमाल जाते ही कर लिया, फिर उन्होंने क्या पाया? कोई कॉन्फिडेंटली ये बात ऑनेस्टी से बता सके कि जिन पेशेंट्स ने स्टैंड्स को नहीं माना और फ़ोन समहाउ ले लिया, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? जिन्होंने ये डिसाइड किया था यहाँ पर कि हम इतने दिन बाद फ़ोन नहीं लेंगे या इतने दिनों बाद फ़ोन लेंगे, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं पे उन्होंने फैमिली को मना लिया या फैमिली ने समहाउ उनको दे दिया, तो रिजल्ट्स क्या आए? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ज़रा। ये कहना कि हम फ़ोन, फैमिली को ये ख़ास करके मैसेज है कि फ़ोन अगर हम इनको नहीं देंगे तो फिर ये नशा या डीलर को कॉल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फ़ोन के बगैर भी ड्रग अरेंज हो जाती है, इवन पैसों के बगैर भी ड्रग अरेंज हो जाती है। ये मैं फैमिली के लिए ये बात है, क्योंकि नंबर तो वो इस तरह से इम्प्रिंट हुए हुए होते हैं कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते ना। लेकिन बात ये है कि आपके ब्रेन में, आप सबकी तवज्जो चाहूँगी कि आपके ब्रेन में फ़ोन के इस्तेमाल के कुछ रास्ते बने हुए हैं ना ड्यूरिंग द एक्टिव एडिक्शन, और वो क्या बहुत अच्छे रास्ते थे। फ़ोन के साथ आपकी जो यादें हैं एक्टिव स्टेट में, जब आप विलिंग वेस्ट से पहले, नशे के दौरान, नशा करने के दौरान की, तो क्या वो बहुत कैसा यूज़ था फ़ोन के साथ, ठीक है ना? तो उस फ़ोन की एक मेमोरी बनी ना आपके ब्रेन में। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि हमारा जो न्यूरल पाथवे है, हमारा जो ब्रेन का रास्ता है, हर चीज़ की कंडीशनिंग करता है। सर मैं तुसी मेरी गल नूं सुन ही नहीं रहे, 5वीं दफ़ा मैं गल करन लगी हाँ कि नशा करने की बात मैं नहीं कर रही, फ़ोन के बगैर भी हो सकता है। तो यहाँ रास्ते जाते हुए कोई सिगरेट पी रहा, उसको कहें आप 2 पफ लगवा दे तो वो नहीं लगवाएगा, इतना वो, इतनी तो वो सोशल वर्क कर ही सकता है ना। सो फ़ोन के, मैंने आपसे बात ये शेयर कर रही हूँ कि फ़ोन की एक मेमोरी बन जाती है ना। आई एम जस्ट वेटिंग कि अब्दुल रहमान साहब और इब्राहिम साहब आएँ तो उनके साथ एक फ़ोन का काइंड ऑफ एक बात है, तो आई रियली वांट डिस्कस उनके सामने। आपको क्या ट्रेनिंग मिलेगी? सपोजिटली आप इसको फैमिली का काम छोड़कर प्योरली अपना काम समझना शुरू कर दें, प्योरली, क्योंकि जब आपसे स्टैंड्स डिस्कस किए जाते हैं तो आपको स्टैंड्स जब बताए जाते हैं तो क्या कहा जाता है आपको? क्या कोई थेरेपिस्ट या फैमिली ये कहती है कि ये है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, आप इसमें कोई बात कहना चाहें तो यू आर अलाउड, ऐसी बात होती है? सो येलो स्टैंड्स पर हम ये बात करते हैं। रेड तो चूंकि आपकी रिकवरी के डिज़ाइन होते हैं तो उसको तो वैसे ही फॉलो करना होता है। सो येलो में हम चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें। क्या ये बात तो आप सबको याद है कि जब स्टैंड्स डिस्कशन होती है तो हम कहते हैं दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट टेक इट लाइक दैट वे कि फैमिली, क्योंकि फैमिली जितना भी हम ट्रेनिंग करते हैं, फैमिली फियर से ऑपरेट करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकती है। आप बात समझ रहे हैं कि फैमिली एक खौफ से ऑपरेट करती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अच्छा मुझे ये करते रहना चाहिए ताकि ये हालात ख़राब ना हो, अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए ताकि हालात ख़राब ना हो। सो फैमिली के कंधों के ऊपर एक ये भी बोझ होता है, एक ये भी खौफ का बोझ होता है कि उनको लगता है कि नशे करने से लेकर घर के माहौल को
अमन में रखने की वाहिद जिम्मेदारी किसकी है? उनकी, चाहे अब वो मदर है, फादर है या कोई वाइफ है। ठीक, उनको लगता है कि ये जो सारी, अगर ये गुस्सा करेगा तो दिस इज मी, जिसको कुछ करना होगा कि इनको गुस्सा ना आए ज्यादा। ठीक, लेकिन इफ यू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये आप ही की जिम्मेदारी हो जाए, इसमें सबसे बड़ा लेसन आप क्या, पर्सनल ट्रेनिंग क्या होगी सालिक साहब? इफ आई आस्क यू कि इफ यू स्टार्ट या एवरीबडी स्टार्ट टेकिंग इट एज अ पर्सनल ट्रेनिंग स्टेप, तो फोन हमें आपको क्या सिखाएगा? व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू यूज फोन, पेशेंस सिखाएगा, सेल्फ कंट्रोल सिखाएगा। ठीक, कि आपको जितना अच्छा, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, जी जी शयान, कि पेशेंस सिखाएगा। और आपकी ड्रग ने सबसे ज्यादा डैमेज क्या किया है? पेशेंस को। ठीक, सब्र करना, डिले करना, ये जरा मुश्किल हो जाता है और इसमें कसूर नहीं होता, ड्रग का कॉन्सिक्वेंस ये है। आपका दिल चाहता है फटाफट सब कुछ हो जाए, फटाफट 100 दिन भी फटाफट गुजर जाएं या हो ही ना, और अगले भी जो है वो, सो एक इम्पल्सिविटी जिसको हम कहते हैं कि एक अर्जेंसी सी फील होती है कि ये हो जाए वो हो जाए, तो पेशेंस ही ब्लैक करती हैं, वही खराब हुई भी होती हैं ड्रग से। और रिकवरी आपसे पेशेंस मांगती है। रिकवरी आपको कहती है कि रोजाना अपने आप को कम से कम कुछ बातों पे ना जरूर कहें, रोजाना अपने आप को ना सुनने की आदत डालें। देखिए न्यूरल पाथवे है ना, आप बना रहे हैं, बात मानने का हो ना करने का, खुद को, इसको हम सेल्फ असर्शन कहते हैं कि हम खुद को ना करने की ताकत रखते हैं, और उसका जो स्टार्ट है वो छोटी छोटी बातों से होता है। अब जैसे इन्होंने चाय की बात की, उन्होंने कहा कि मुझे नींद आ रही थी बट मैं फिर भी उठ गया, उन्होंने कहा मैं वॉक को नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैंने फिर भी वॉक की। तो ब्रेन को क्या मैसेज जा रहा है? अगर आप इसकी टेक्निकलिटी को समझ जाएं कि ब्रेन कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से अपनी मर्जी करना चाह रहा है ना, वो कहता है उठो मत बेड से, वॉक मत करो, चाय पी लो, ड्रग्स कर लो, ऐसे हुक्म चला रहा होता है। फोन के लिए फड्डे कर लो, फोन के लिए मुंह बना लो, ऐसा कि तुम्हारी फैमिली खुद ब खुद कह दे कि अच्छा अच्छा मुंह ना बनाओ, ये ले लो। ठीक, लेकिन जब आप उस पहचान लेते हैं इस बात को कि दिस इज नॉट मी, ऐसे ही असल बात शुरू यहां से होती है कि आप पहचानते हैं कि जो इम्पल्स आपको बिल्कुल ऑन गार्ड कर देती है, एक इम्पल्स आपको कुछ और नजर नहीं आपको आता उसके अंडर, क्या आप पहचान लेते हैं कि ये मैं नहीं हो सकता? जो इस बात पे अपने आप को एडवोकेट करे कि सिगरेट जो है वो बहुत, एक एग्जांपल दे रही हूं कि सिगरेट जो है वो मैं पीऊंगा, ये आपकी बात नहीं हो सकती है। मैं रूल्स को ब्रेक करूंगा, ये आपकी बात नहीं हो, ये हमारी बात नहीं हो सकती। क्यों भला? आपको हैरानगी हो रही होगी कि कह तो हम ही रहे होते हैं, लेकिन ये जो वायलेंस की स्टेटमेंट्स होती हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स जो किसी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रही होती, जैसे बहुत सारा खाना खाने का एक वांट बन जाता है ना, तो ये आप होते हैं जो ढेरों नुकसान अपने आप को पहुंचाना चाहें। क्या हम हो सकते हैं? अब जैसे इन्होंने अभी आज कहा कि अब के बाद में वो पर्टिकुलर ड्रिंक नहीं पीऊंगा, क्या इनको ये अंदाजा है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इनका है, और वो किसी भी नेचर का ड्रिंक हो? ठीक, तो लेकिन पूरा विलिंग वेज इनकी फैमिली इनको ये बात एजुकेट कर रहे थे कि दिस इज नॉट राइट फॉर यू, और लेकिन इनका ब्रेन वो इनको बहुत ही शानदार जस्टिफिकेशन दे रहा था कि ये नॉन अल्कोहलिक है, ये फलां है, ये फलां है, इससे मेरी क्रेविंग्स मैनेज हो जाएंगी, मुझे क्रेविंग्स होती नहीं है। सो आप देखें कि एक दफ़ा पावर देखा करें आप अपने डिजीज्ड माइंड की कि वो किस हद तक आपको जस्टिफिकेशन देता है। एक पढ़ा लिखा बंदा है और वो कह रहा है सिगरेट मैंने पीनी है, आप जो मर्जी कर दें, तो इसको क्या कहेंगे? आम अल्फाज में इम्पल्सिविटी का मतलब होता है जैसे जल्दबाजी,
किसी भी ऐसे ही, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उर्दू इसकी मैंने जब पढ़ी थी इम्पल्सिविटी की, इसको डिस्क्राइब अगर मैं करूं तो वो ये है कि आपके अंदर एक अर्जेंसी सी फील होती है टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की, कुछ खाना खाने की, कोई भी एक्शन करने की, जो हवासों पे सवार एक चीज हो जाती है ना, फिर आपको लगता है उसके किए बगैर चैन ही नहीं आना। अगर आप अपने एक्शंस को थोड़ा थोड़ा नोट करें तो आपके अंदर अब बेहतरी है, लेकिन शुरू में आपका दिल चाहता था कि मैं फैमिली मीटिंग का कोई तसल्ली बख्श आंसर ले लूं, और आप बार बार उसको पूछते थे, ऐसे ही। तो वो जो एक अर्जेंसी सी फील होती है ना, एक बेचैनी बेताबी सी फील होती है टू डू समथिंग, इसको हम इम्पल्सिविटी, अगर मैं सही समझा पाई हूं आपको, जिसपे आप डिले ना कर सके, जिसपे बगैर सोचे समझे आप जो है वो स्टेप्स ले लें। ठीक। सो ये जब आप अपने आप को किसी गलत बात की तरफ, चाहे वो सिंपल हमारा खाना ही क्यों ना हो, रात को किसी और टाइम पर हम खाने की बात करें, सिगरेट तो बड़ी बात है, ड्रग्स तो बड़ी बात है, लेट सोना, लेट उठना, और वॉक एंड एक्सरसाइज ना करना, जो भी एक्शन जो हमें पता है कि दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, बट हम करते नहीं है, तो कौन है जो कि हमें आकर ये कह रहा होता है कि ये तुम्हारे काम, ये जो तुम्हारे काम हैं, जो तुम्हारे फायदे के लिए है, इसको मत करना। कौन कहता है ये? डिजीज्ड माइंड। सो सवाल मेरा ये है कि क्या हम इस हद तक डेवलप हो चुके हैं कि हमें अपने डिजीज्ड माइंड की आवाज का फर्क पता चल जाए कि ये मेरे डिजीज्ड ब्रेन से आ रही है या मेरे ब्रेन से उभर रही है, और ये मेरे अपनी है। क्या आप में से कितने लोग इस फर्क को पहचान रहे हैं या पहचान चुके हैं कि ये जो, कि मेरे अंदर से ये जो एक ऐसी बात आती है जो कि ठीक नहीं है, तो क्या ये मैं हूं या मेरी कोई डिजीज्ड सेल्फ है, ब्रेन है, या व्हाट एल्स? मैं देख भी रही हूं आपकी मीटिंग्स में ये वाज़िया फर्क कि आप पहचान रहे हैं कि वो मैं नहीं था, मेरा साइकोसिस था। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट। लेकिन क्या वो बिला वजह हो गया था? ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम केमिकल इंड्यूस्ड थिंग ना। वो आपके केस में वैसे वो केमिकल के बगैर भी हो जाती, लेकिन आपके केस में वो केमिकल इंड्यूस्ड स्टेट थी। ये तो बड़ी बात होगी, बीमारियों को हम पहचान लेते हैं। आप कहते हैं कि जी वी नो दैट व्हाट इज एडिक्शन, बाइपोलर, हम अपने मूड की प्रॉब्लम को जानते हैं। तो क्या आप अपने साथ ये बात करते हैं कि दैट्स नॉट मी, दैट्स माय डिजीज्ड सेल्फ? आप में से कितने लोग हैं जो ये पहचान लेते हैं? अच्छा, आपने कितनी अच्छी बात की, जिद है, तो जिद जिसके साथ भी आएगी वो ठीक काम नहीं होगा। ठीक, जिस पे आपका दिल चाहेगा कि मैं हर हाल में ये बात मनवा लूं, चाहे वो जितनी भी कोई आपकी नजर में बज़ाहिर बहुत अच्छी नजर आने वाली, आप जॉब की बात कर रहे हैं, अच्छे की भी हो, जिद से बात अगर मनवाई जाए ना, मेथड जो है ना वो ठीक नहीं है, चाहे अच्छे काम की भी हो। सो क्या आपका माइंड आपको ये बता देता है? अच्छा, ये फैमिली से भी है, फैमिली से इन दैट वे कि क्या आपको कंट्रोलिंग के पैटर्न्स नजर आते हैं? कंट्रोलिंग पता है किसको कहते हैं? जिस भी फैमिली मेंबर को पता हो कि कंट्रोलिंग बिहेवियर किसको कहते हैं? कंट्रोलिंग एक उस ऑब्सेशन को कहते हैं, एक उस खप्त को इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से अगर चीजें होंगी तो ठीक रहेंगी, लेकिन अगर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक जी। अच्छा, अब कंट्रोल के बारे में ये कहा जाता है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर रिश्तों में खराबियां लेकर आता है। आप अपने हिसाब से सबको नहीं चला सकते, ठीक है? अपने हिसाब से आप सबको चला भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, फैमिलीज को हम ये बार बार कहते हैं सालिक साहब के, फैमिली को कंट्रोलिंग नहीं, इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए।
यानी फैमिली की बात इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, उनका एक लहजा इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पेशेंट बात मान ले। और मैं आपको बताऊं, सबसे इजी पेशेंट से बात मनवाना है। ये मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स को वॉइस कर दें कि मुझे ऐसा फील होता है, कंफर्टेबल। वही तो हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना, कि डायलॉग डेवलप होने चाहिए, बातचीत इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि अगला बंदा कंफर्टेबल फील करे, अगला बंदा डिफेंसिव फील ना करे, अगला बंदा ऑफेंसिव फील ना करे, अगला बंदा ये ना समझे कि अब मुझे कोई जंग है जो इस बंदे से जीतनी है, अगले बंदे को डर फील ना हो आपसे। ठीक। सो मैं आपसे ये बात करी थी कि जितना हम समझते हैं कि हमारे पेशेंट हमारी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। सो जितना आप लोगों से मुझे लगता है बात करना आसान है, शायद इतना आसान हमारा स्टाफ से बात करना नहीं है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आप लोगों से जितनी रिस्पेक्ट से आप बात सुन लेते हैं, माने या माने, इस पे हमारी अभी टग ऑफ वॉर नहीं होती है। वो आपकी मर्जी है, आज नहीं मानेंगे कल मान नहीं जाएंगे, बट आपको समहाउ पता होता है कि जो बात की जा रही है इसमें हमारा कंफर्ट जो है वो ब्रेक नहीं होता। यू कैन हैव योर डिसएग्रीमेंट, आपका डिसएग्रीमेंट किसी बात पर हो जाता है। कंट्रोलिंग पैटर्न इसको कहते हैं कि आप कहते हैं ये जो मेरा डिसएग्रीमेंट है ना, सो हमारा जो डिसएग्रीमेंट है इसी पे अगला बंदा जो है वो फॉलो करे। जो हमने कह दिया है ना, यही होना चाहिए। ये कोड डिपेंडेंट बिहेवियर है कि आप समझते हैं कि अब कंट्रोलिंग की बहुत सारी शक्लें होती हैं। बाज़ औक़ात फैमिली ये समझ रही होती है कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका ड्रग यूज़ कम हो जाएगा, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये फिर गुस्सा नहीं करेगा, इलाज में चला जाएगा। अच्छा, हम इसकी बातें, एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, आप ये परसीव कर रहे होते हैं कि जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हो रहा होता है, आप कंट्रोल हो रहे होते हैं। यानी अगर आप किसी अपने लव्ड वन को ये समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि अच्छा ये अपनी जो नशे की आदत है इसको छोड़ दें, और आप हर लेवल का प्रोवोकिंग भी, एनेबलिंग भी कर रहे होते हैं, और आपकी कोशिश ये होती है कि ये बस नशा छोड़ दे। अब आप चाह रहे हैं कि यू वांट टू कंट्रोल दैट बिहेवियर, लेकिन पेशेंट अगर आगे से आपको आपका लव्ड वन क्या कहता है, इस ईद के बाद छोड़ दूंगा, इस न्यू ईयर के बाद छोड़ दूंगा, अच्छा आप मुझे ये दिला दें तो मैं छोड़ दूंगा, ये कर दें तो, वो कर दें तो, और आप उसकी बात को मानते रहते हैं और टाइम जो है वो गुजरता जाता है। सो कंट्रोल आप कर रहे हुए या वो कर रहे हुए, ठीक। लेकिन लगता ये है कि जैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, फैमिली को लगता है कि अच्छा अगर इसने कोई 10 ड्रिंक्स लेने थे तो मेरी वजह से ये 5 ले रहा है या 8 ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। असल बात क्या होती है, वो 10 आपके सामने ले रहे होते हैं, 10 आपकी गैर मौजूदगी में। जी, मैं आपको बताऊं, आपके केस में ना फीलिंग को वॉइस करना और उसके साथ साथ सरेंडर करना। जब भी आपको किसी से कंट्रोलिंग की सेंस आ रही होती है ना, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली आपके केस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप कंट्रोल फील उन बातों पे कर रहे हो जो कि एक्चुअली में नीड है आपकी। ये भी हो सकता है ना कि जो जरूरत है आपकी, आपको उसमें ही फील हो रहा हो कि कंट्रोलिंग, आई एम हैविंग द फीलिंग। तो रिकवरी में बहुत सारी चीज़ों का मतलब पेशेंट चाह रहा होता है कि उनको ऐसी लॉजिक और जस्टिफिकेशन दी जाए जो उनके माइंड को हिट करे। हालांकि जो असूल बनाए जाते हैं रिकवरी में, वो एक मतलब आपको देख के नहीं, वो सभी को देख के बनाए जा रहे होते हैं ना। सो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर ऐसी एक फीलिंग्स को जब आप एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई हैव टू लिव अ लाइफ अकॉर्डिंग टू द सर्टन सर्कमस्टांसेस, और वो जो एक अंदर से एक बेचैनी और एक आपका जो इम्पल्स उठता है, जब वो काम डाउन हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ये पर्टिकुलरली आपके केस में कि वॉइस करने से नहीं भी आ रही, वो तो मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि वो एक अंदर जमा करने की बजाय, चाहे उससे आपको कोई फायदा हो या रहा है या नहीं रहा, आप वॉइस कर दें, लेकिन
इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अभी आई कैन नॉट लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई रूल्स। कंट्रोलिंग की बात, जैसे फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी हम बात कर रहे थे कि फ़ोन जो है वो हमें मिल जाना चाहिए। विलिंग वेज वालों ने कह दिया है, आप लोग नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप ले सकते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप नहीं चाहते कि फ़ोन का इस्तेमाल हो। जो मैं पॉइंट आपको देना चाह रही हूँ, जो मैंने शुरू में बात की थी, वो ये थी कि जब आप इस चीज़ को इस सेंस में लेते हैं ना कि फैमिली है जिन्होंने किसी बात पे हमें इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं और हमें बाउंड किया हुआ है और वो हमें फ़ोन दे नहीं रहे हैं, तो ये वे ऑफ थिंकिंग आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करेगा कि अच्छा अब सबके पास है, और एक से एक बढ़कर आपको रीज़न आ रही होती हैं कि अच्छा ये इस वजह से मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, उस वजह से मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, एंड आपको इनर पता होता है कि ये कोई वजह नहीं है, और अगर फ़ोन नहीं भी है तो अगर मुझे काम करना है तो फ़ोन के बगैर ही करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बात थोड़ी छोटी करने का मकसद था वो ये था कि अगर आपको फ़ोन या कोई भी स्टैंड लगाए जाते हैं, तो अगर आप इसको इस सेंस में लेते हैं कि ये आपका एक पर्सनल सेल्फ मैनेजमेंट का एक स्टेप हो सकता है। जैसे आप जितनी दफ़ा फ़ोन लेने के लिए हमारे पास 2 दफ़ा, एक दफ़ा आप खुद आए, एक दफ़ा इब्राहिम साहब पता नहीं अब आपके कहने पर आए थे कि ये खुद आए थे। द वे ही टॉक ना, मुझे लगा कि ये इब्राहिम साहब कौन, आपने खुद आए थे या इन्होंने कहा था? पक्की बात है, अब्दुल रहमान साहब आप बताएं, खुद आए थे या आपके, और मोटिवेशन आपकी थी? मोटिवेशन आपकी थी, मैसेज था। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट, हम जब भी इनसे बात करते हैं मैं आपसे ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि जब भी कोई डिफ़िकल्टी हो उस पर बात किया करें और कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करें। जितनी दफ़ा भी हमने बात की है बहुत अच्छे से वो समझते हैं, वो इस बात को इस अंदाज से लेते हैं कि ये इट्स प्रैक्टिस ऑफ माय सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक। और जब अंदर से ये चिख और ये चीखें ख़त्म हो जाएंगी ना, दैट्स द राइट टाइम व्हेन यू कैन यूज़ द फ़ोन। कि अंदर से जो चीखो पुकार है ना, जब ये ख़त्म हो गई तो फिर वो सही टाइम है। फैमिली के लिए भी एक आपको मैं एक क्राइटेरिया दे रही हूँ कि जब अंदर से एक चीखो पुकार और हर वक्त वो फ़ोन की यूज़ और बहस बंद हो जाएगी, तो फिर सही टाइम है कि आप अपने उससे फिर वो एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस वे ऑफ थिंकिंग से और किस माइंड से पेशेंट फ़ोन लेना चाह रहे हैं, और इसी बिहेवियर को ठीक करने की। जी सर मेरे ख्याल से कई मर्तबानी ज़्यादा खपाता है और पेशेंट क्या जो भी कंट्रोलिंग कर रहा होता है, जैसे फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो अपना बहुत नुकसान कर चुका होता है, एंड इस इंसाइट के साथ कि हाँ मुझे पता है कि इससे मेरा नुकसान होगा, बट आई एम बाउंड टू डू दैट। यानी ऐसी वो बात नहीं करते, लेकिन उनके लिए इतना मुश्किल होता है कंट्रोलिंग को लेट गो करना कि वो उनको पता होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बेहतरी आएगी, लेकिन वो इमोशनली इतने ज़्यादा जज्बाती तौर पर इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि उनको पता होता है कि ये करने से फ़ायदा कोई नहीं होना, फिर भी वो कर रहे होते हैं। सो ये बात समझना कि कंट्रोलिंग को रिप्लेस करें इन्फ्लुएंस से। आपकी बातें इतनी अच्छी हों, आपकी ताल्लुक़ इतना खूबसूरत हो जाए कि हर वक्त इसी पे बात ना हो, यानी हर वक्त आपकी और आपके लव्ड वन की यही बहस ना हो कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। सो जो बातचीत का एनवायरनमेंट है ना, उसको क्रिएट करें। अगर आप 10 बातें अपने लव्ड वन से करते हैं तो 10 में से मुझे लगता है 11 बातें ऐसी होती होंगी कि ये स्टैंड अपलिफ्ट कर दे और इसको ऐसे कर दे। क्या इसके अलावा भी कोई बात होती है? घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।